हेलो, नमस्ते। स्वागत आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी जो स्टडी है वो अच्छी तरीके से चल रही होगी। अब एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी धीरे धीरे आपके नज़दीक आने लग रहा है। अब मार्च में आप लोग एंटर हो चुके हो, आज 10 मार्च है, तो आप कुल लगा के देख लीजिएगा कितने दिन बचे हुए हैं, है ना। आई थिंक 80 डेज ही हैं आपके पास लगभग, जो आपकी प्रिपरेशन के ही हैं। और 80 भी पूरे नहीं करूंगा क्योंकि 5-7 दिन पहले तो आप रिवाइज ही करोगे कुछ नया पढ़ने के लिए, तो आपके पास अब कुल मिला के 7 दिन ही हैं। ठीक है, तो अब अपनी तैयारी को लेकर आप सीरियस हो जाइए, चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार उन्हें पढ़िए, जितना ज़्यादा हो उसके टेस्ट लगाइए, जितना ज़्यादा उसके रिवीजन कीजिए। बस यही है सक्सेस का मंत्र और कुछ भी नहीं है। और चाहे आप 1000 वीडियो देखिए यूट्यूब पे या 2000 वीडियो देखिए, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला और कोई मोटिवेशन आपके अंदर नहीं आने वाला। मोटिवेशन देखिए, मोटिवेशन जो होता है ना वो इंटरनल होता है। कभी भी जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा ना वो बस इंस्टेंट ही होता है। आप कोई वीडियो देखोगे, जैसे आप लोगों ने कभी एक्सरसाइज वगैरह की वीडियो देखी होगी, तो मान लो थोड़ा फैट है आपके अंदर या आप थोड़े से अनहेल्दी है, तो आपको लगेगा कि यार कोई वीडियो देख ली तो आपको लगेगा कि यार मेरे को भी करनी चाहिए, सिंपल। लेकिन आप करोगे, करने के बाद जब आपका शरीर थक जाएगा, अगले दिन आप उठ नहीं पाओगे। तो वो क्या है, वो एक इंस्टेंट चीजें थी, अचानक से हुई, अचानक से आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की, एक दिन की, उसके बाद रुक गए। वो क्या है, आपका एक्सटर्नल आपको अभिप्रेरणा जिसको बोलते हैं हिंदी में, एक्सटर्नल आपको मिल रहा था मोटिवेशन। लेकिन जब इंटरनल हो जाएगा, जब आपको अंदर से महसूस हो जाएगा कि हाँ अब मेरे को अपनी बॉडी में चेंज करना है, तब आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तब आपको चाहे आपके शरीर में पेन हो, चाहे बरसात हो, चाहे आपका कोई भी रीजन हो, डजेंट मैटर, आप करोगे और वो चीज दिल से करोगे 100%। और जो चीज दिल से की जाती है ना उसी का रिजल्ट आता है। जो चीज दिल से की जाती है उसी का रिजल्ट आता है। अदरवाइज आधे मन से जो चीजें होती है उनका कभी भी रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा क्या रहेगा, देखिए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई किसी देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है या नहीं हो रही, उसके क्या सूचक है, कैसे उसको देखेंगे, कैसे उसको समझेंगे। आर्थिक जो विकास हो रहा है, इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट हो रही है, उसके क्या मेजरमेंट है, उसको कैसे हम लोग माप सकते हैं। इस वीडियो में आपका जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनआई, जितने भी ये सारे कॉन्सेप्ट है, जितने आपको बार बार न्यूज़पेपर में या कभी कभार एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, जो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है, देखिए सबसे पहले आपको 2 वर्ड समझने होंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जनरली क्या होता है कि हम लोग विकास को और समृद्धि को एक साथ सोच लेते हैं। मैं आपको एक बच्चे का एग्जांपल लेके समझाता हूं, आप इससे ही समझ जाओगे कि फिर इसको हम लोग ना बड़े पैमाने पर इंप्लीमेंट करके देखेंगे, जिससे आपका और भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो एक बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे ने जो जन्म लिया उसके बाद क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, उसके हाथ पैर बढ़ने लग जाएंगे, उसके हेयर्स बढ़ने लग जाएंगे, उसका शरीर की चौड़ाई बढ़ने लग जाएगी, उसकी लंबाई बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, वो बोलने लग जाएगा, वो चलने लग जाएगा, वो भागने लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा या लग जाएगी, जो भी है। ऐसा नहीं है कि मैं जेंडर बायस हूं, लड़का हो या लड़की हो इक्वल है, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो वो क्या होगा ना, वो बच्चा जब धीरे धीरे क्या कर रहा है, जब उसके शरीर का जब मूवमेंट हो रहा है ना, चलना फिरना, उसकी हाइट बढ़ना, ये सब क्या है, ये उसकी ग्रोथ है। ये सब क्या है, वो ग्रोथ है जिसको आप लोग देख सकते हैं, जिसको आप लोग माप सकते हैं। भाई इतने सेंटीमीटर आज बढ़ा, इतने सेंटीमीटर कल बढ़ा था, इतना वेट आज था, इतना वेट कल था। तो ये क्या है, ये आपका ग्रोथ हो चुकी है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट मीन्स बच्चे का जब मानसिक विकास होता है, ठीक है ना, बच्चे का जब मानसिक विकास होता है। पहले जब छोटा बच्चा होता है तो वो पूरा जब पेन पकड़ता है तो पूरे पेन को वो पूरे हाथ से पकड़ता है, ऐसे करके वो हाथ को ऐसे करके पकड़ता है पेन को। लेकिन जब वो बड़ा होने लग जाता है तो धीरे धीरे आप देखिएगा 2-3 उंगलियों में ही वो पूरे पेन को पकड़ के, पेंसिल को पकड़ के अपना काम इजीली कर लेगा। तो ये क्या है, ये ग्रोथ नहीं हुई है, ये डेवलपमेंट हुई है, ये डेवलपमेंट हुई है। लेकिन आप इसको माप नहीं सकते हो, आप इसको बस फील कर सकते हो। जैसे भारत में जैसे कोई परिवार है, उस परिवार में गरीबी है, काफी गरीबी के हालात है, लेकिन वहां के बच्चे अब धीरे धीरे पढ़ने लग रहे हैं, उसके स्कूल में जाने लगे हैं उस घर के बच्चे,
उनमें से कोई गवर्नमेंट जॉब भी लग चुका है, कोई आईएएस ऑफिसर भी बन चुका है। तो ये क्या हुआ है, उनकी इकोनॉमिकली ग्रोथ हुई है या डेवलपमेंट हुई है? तो सर ये डेवलपमेंट हुई है। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई। उनका एजुकेशनल लेवल बढ़ा, उनका वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, उनका जो है सोचने का नजरिया बढ़ा, उनका जो समाज में सोसाइटी में दायरा था वो बढ़ा। तो ये सारी चीजें किस में आती है, ये डेवलपमेंट में आती है। ठीक है, लेकिन अब किसी व्यक्ति ने अगर जमीन थी, उन्होंने पैसे में जमीन बेचकर पैसा आ गया 2 करोड़ 4 करोड़, तो ये क्या हुई, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हुई है। इससे ना तो उनकी एजुकेशन बढ़ी, ना उनके कोई हेल्थ में कोई सुधार आया है, ना ही सोसाइटी में कुछ उनका चेंज आया है, ना ही उनकी कोई कल्चरल कोई वैल्यू में इंक्रीज हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ पैसे इनकी इंक्रीज हुई है, जिसको वो लोग इजिली गिन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो विकास सिंपली महसूस किया जा सकता है, और जो ग्रोथ होती है वो देखी जा सकती है, नापी जा सकती है, मापी जा सकती है। सिंपल। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं समझाने को। तो देखिए इसमें क्या है, 70 के दशक तक इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक वर्ड के तौर पर यूज किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या इकोनॉमिक्स ने इसमें कुछ डिफरेंस करना स्टार्ट किया। और उस डिफरेंस की बात करें तो जो हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ का मतलब है किसी टाइम पीरियड में, किसी एक फिक्स टाइम पीरियड में। अगर हम इंडिया की बात करें तो 1 ईयर में ही मापते हैं कि पिछले साल से इस साल में। तो किसी भी 1 ईयर में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि है, भाई उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी बड़ी है। ठीक है, सामान्य रूप से इसे हम लोग जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के रूप में मापते हैं। भाई एक व्यक्ति की 2000 पहले आय थी, इनकम थी महीने की, फिर वो बढ़ के 4000 होगी, फिर उसको बढ़ के 8000 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इकोनॉमिकल उसकी ग्रोथ हुई है। बस ये सिंपल है। सेकंड, अब इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है ना, वो एक लार्ज कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट में आपका ऑटोमेटिकली जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ भी उसके अंदर ही शामिल हो जाती है। ठीक, तो जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसमें किसी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक और मात्रात्मक सभी प्रकार के परिवर्तनों को संबंधित किया जाता है। जैसे इसके प्रमुख लक्ष्य है कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता, बेरोजगारी, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना है, उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, सड़कें बनी है या नहीं बनी है। ठीक है ना, उन सड़कों से जो गांव कनेक्ट है, उन लोगों के जीवन में कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए ये डायग्राम भी है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ पैसा आपको दिख रहा है, वो लगातार बढ़ता जाने लग रहा है। तो ये क्या है, इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रही है। अब इस दूसरे में देखिए आप, यहां पर एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के सिर पे बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये पैसा भी साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। इसमें क्या है, विकास की जब हम लोग बात करते हैं तो विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चीजें आती है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। तो यहां पर बात है क्वालिटेटिव की। ये देखिए क्वालिटी, ये दिमाग की ग्रोथ की बात कर रहा है। तो ये क्या है, आपका वे ऑफ थिंकिंग में कितनी क्वालिटी आई है, कितना आपका इंप्रूवमेंट हुआ, कैसे आप चीजों को देखने लग गए हो। तो ये सारी चीजें जब किसी व्यक्ति के अंदर आएगी तो हम लोग कहेंगे कि इसका डेवलपमेंट हो गया। ठीक है ना, चलो अब लेकिन अगर ये सारी चीजें इतना समान लगती भी है तो फिर भी कुछ बेसिक इसके डिफरेंसेस होंगे जो आपसे पीटी में भी पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है मेंस में भी कि व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिकली डेवलपमेंट और इकोनॉमिकली ग्रोथ। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट बताने आपको आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट वाले आते हैं। आपको आता है तो फटाफट लिख दोगे आप लोग। तो देखिए इसके कुछ जो अंतर है वो देखिए। सबसे पहली बात ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो इकोनॉमिकली ग्रोथ होती है उसका मतलब क्या होता है, देश के जीडीपी में, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और गरीबों की जनसंख्या में कमी से होता है। जबकि आर्थिक विकास का आशय किसी देश के आधारभूत संरचना की मजबूती, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, जब किसी समाज का उसका सोशल एस्पेक्ट, उसका कल्चरल एस्पेक्ट और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका एस्पेक्ट है, जो उसकी संरचनाएं हैं, जब उनमें चेंजेस आते हैं तो वो कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिकली डेवलपमेंट चीजें हुई हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि आर्थिक विकास एक बड़ी धारणा है जबकि आर्थिक समृद्धि एक लघु धारणा है। ये देखिए ये आर्थिक समृद्धि है आपकी अंदर और ये बड़े एरिया में आपका आर्थिक विकास। ऐसे क्वेश्चन सी सेट में आते हैं, रीजनिंग में भी आते हैं। आपने वो सुना होगा ना, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि कुछ ए बी हैं और सारे बी जो है वो सी हैं, आते हैं या नहीं आते हैं। तो बस वही है
कि आर्थिक जो समृद्धि है वो आर्थिक विकास के अंदर ही आती है, उससे बाहर नहीं है। लेकिन जो आर्थिक समृद्धि है वो अपने आप में एक इंडिविजुअल है, उसकी एक अलग परिभाषा है, बट आर्थिक जो विकास है वो आर्थिक समृद्धि की भी परिभाषा को अपने अंदर शामिल किए हुए है। ठीक है, फोर्थ बात करते हैं। थर्ड, आर्थिक समृद्धि की धारणा आर्थिक विकास के अंतर्गत आती है, समझ चुके हैं। फोर्थ, आर्थिक समृद्धि मूलतः उत्पादन की वृद्धि में संबंधित, जबकि आर्थिक विकास का संबंध देश के सर्वांगीणिक विकास से है। सर्वांगीणिक, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। अब मान लो कोई परिवार है, उस परिवार के पास पैसा बहुत सारा है, करोड़ों अरबों रुपए का वो मालिक है वो परिवार, तो आपको क्या कहोगे कि भाई उनके पास अच्छा खासा बंगला है, स्विमिंग पूल है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, रिजोर्ट है, होटल है, सब कुछ है। लेकिन आप जब उनके घर में जाते हो तो आप देख रहे हो कि वहां पर जो वुमेन है वो पर्दा किए हुए हैं, घूंघट में उनको रखा गया है। वहां की जो बच्चियां हैं उनको पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जा रहा है स्कूल में, इवन अगर गांव में स्कूल नहीं है तो शहर में पढ़ाई के लिए नहीं भेजा जा रहा है। आज भी वो लोग अगर मेडिकल की बात करें तो पुराने जो दादी नानी के जो नुस्खे हैं, जो कई टाइप के अंधविश्वास है, उन्हीं के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे कि भाई इनका जो है ना ग्रोथ तो हुई है बट इनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है। इसका मतलब कि वो इकोनॉमिकली तो मजबूत हुए हैं बट वो सोशली, आपका मेंटली और जो आपका कल्चरली जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। इसका मतलब उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है बट ग्रोथ हुई है। ठीक, अब आर्थिक विकास का संबंध जो होता है वो विकासशील देशों से माना जाता है, जबकि आर्थिक समृद्धि का संबंध विकसित देशों से होता है। जब हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें यूएसए, जापान जैसे देशों की बात करते हैं। उसका रीजन क्या है कि उनके पास ऑलरेडी जो वहां का जो ह्यूमन बीइंग है, जो उनका रिसोर्स है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। अमेरिका में पहले ही लिटरेसी जो रेट है वो 100% पहुंच चुकी है। जापान में जो लिटरेसी रेट है वो ऑलरेडी 100% है। वहां का जो लेबर है वो स्किलफुल है। तो उनको अब इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की चिंता नहीं है, अब उनको चिंता किसकी है? इकोनॉमिकली ग्रोथ की। इसलिए वो ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन इंडिया है, बांग्लादेश जैसे जो देश है, जो विकासशील कंट्री है, उनका फोकस क्या होता है कि इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोग केवल इकोनॉमिकली ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेंगे या उसके ऊपर ही विश्वास करेंगे तो इससे समाज के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, किसी ने ये कहा ना कि आप अगर किसी को बिना इंसाइट के, मतलब अच्छी दृष्टि के, अच्छी नैतिक नीति के बिना किसी को अगर आप बम बनाने की एजुकेशन दे दो तो आपको लगता है कि वो सोसाइटी का भला करेगा? कभी भी नहीं। ठीक है ना, कभी भी नहीं करेगा। तो उसके नुकसान ही होंगे। तो भारत जैसे जो विकासशील राष्ट्र है उनकी यही सोच है कि पहले हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग पैसे की दौड़ में शामिल होंगे, तब जाके भारत जो है इकोनॉमिकली ग्रोथ की बात सोच सकता है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की बात सोचनी है, ताकि हम लोग, पैसा भी हालांकि हमारा साथ साथ बढ़ता रहे, इंडस्ट्री भी साथ साथ बढ़े, लेकिन हम लोग ज्यादा फोकस किसके पे करें? सर्व शिक्षा अभियान पे करें, ग्रामीण सड़क योजना के ऊपर करें, मनरेगा के ऊपर करें, ताकि लोगों की जेब में पैसा जाए, लोग अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हाई करे, अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाए, अपने बच्चों का मानसिक विकास कराए, उनको अच्छा भोजन दे प्रोटीन युक्त। तो ये तमाम बातें जो है वो इकोनॉमिकली आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट में आएगी, जिसके ऊपर विकासशील देश आपके फोकस करते हैं। ठीक है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष की बात करती है या किसी एक इकाई की बात करती है, जबकि आर्थिक विकास में संपूर्ण देश या समाज आपका विकास की बात करती है। अब कोई बच्चा अगर पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन जाएगा तो ना केवल उसके घर का विकास होता है, बल्कि वो अपने सोसाइटी का विकास करता है, अपने पूरे समाज का विकास करता है। अपनी जैसी कास्ट में अगर और भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो उनका भी सपोर्ट करता है। तो इससे क्या है, पूरे का पूरे समाज का एक डेवलपमेंट है। अगर कोई इंडिविजुअली कोई व्यापारी है जो काम कर रहा है तो पैसा कमा रहा है, वो केवल और केवल अपना ही तो पेट भर रहा है ना, अपने लिए पैसा कमा रहा है, वो सोसाइटी में तो कोई रोल अदा नहीं कर रहा, कोई बच्चों के एजुकेशन के बारे में नहीं सोच रहा है या जो भी चीजें हैं। तो इसलिए तो सरकार भी क्या करती है, सरकार को भी पता है कि अब इंडस्ट्री को भी आपको साथ लेके चलना है, लोगों की डेवलपमेंट का भी आपको ध्यान करना है, लेकिन आप इंडस्ट्री के ऊपर फोर्स भी नहीं कर सकते कि भाई आप डेवलपमेंट के लिए पैसा दो। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट लाया गवर्नमेंट CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब
जो बड़ी बड़ी उद्योग है, जो बड़े बड़े कंपनियां, उनके ऊपर कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां दी गई है कि भाई आपको अपने प्रॉफिट का इतने % जो है ना फिक्स है, आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, या अगर आप गवर्नमेंट को नहीं भी देते तो अपने आप भी आप कोई प्रोजेक्ट चला सकते हो, जिसका मेन पर्पज क्या होना चाहिए, जिसका मेन पर्पज आपका वेलफेयर होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, ना कि प्रॉफिट कमाना, है ना। जैसे भारत में टाटा कंपनी है, टाटा को सबसे बड़ा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा पैसा देती है। तो टाटा बहुत सारे स्कूल को फंड करता है, बहुत सारे कॉलेजेस को फंड करता है, पानी की समस्या का समाधान करने के लिए आरओ सिस्टम को लगवाने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है टाटा। तो टाटा क्या अगर अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना रहा है, पूरी कर रहा, तो वो किस लिए, ताकि देश का क्या उसके इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो चुके, क्योंकि ग्रोथ तो टाटा ने कर ली है, पैसा तो कमा लिया है, अब उनकी जिम्मेदारी क्या है, समाज का विकास करना। ठीक, अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है, मेंस में जनरली पूछे जाते हैं ऐसा क्वेश्चन। ये देखिए, यदि कोई देश आर्थिक रूप से विकसित है तो यह कहा जा सकता है कि वह आर्थिक रूप से समृद्ध भी है। जैसे अमेरिका, जापान की बात की, वहां पर लोग पढ़े लिखे, तो इकोनॉमिकली वो डेवलपमेंट है, तो इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि वो इकोनॉमिकली उनके अंदर ग्रोथ भी होगी। बट लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यदि कोई देश इकोनॉमिकली ग्रोथ है तो वहां पर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट भी होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके खाड़ी के देश, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, ओमान, यमन, ये जितने भी सारी कंट्री है, अब यहां पर पैसे की कोई कमी नहीं है, नहीं है ना, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन आप लोग देखिए, क्या वुमेन को फ्रीडम है, क्या वो इवन मैच भी देखने जा सकती हैं बाहर। अभी तो खैर सऊदी अरबिया ने मंजूरी दे दी है कि वुमेन अब जाके अब फुटबॉल मैच खेल भी सकती हैं, देख भी सकती है, बट वो भी बगैर हिजाब के नहीं जा सकती हैं। तो रिस्ट्रिक्शन तो अभी भी है, लेकिन आप कह सकते हैं कि वहां पर लोगों के पास पैसा है, मतलब धूल खा रही है BMW, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां है, पोर्शे है और लैम्बोर्गिनी है, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बुकाटी, ये वहां पर धूल खा रही है। लेकिन वहां पर जो स्कूल है उसमें अगर पढ़ाई की बात करें तो लड़कों का जो लिटरेसी रेट है वो लड़कियों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ तो आ गई है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब सीधा सीधा हम लोग ये कह सकते हैं कि सर ये जरूरी नहीं है कि जहां पर ग्रोथ होगी वहां पर डेवलपमेंट भी होगा, लेकिन ये उतना ही सच है कि जहां पर डेवलपमेंट होती है वहां पर ऑटोमेटिकली ग्रोथ भी होती है। इसलिए भारत सरकार का प्रयास क्या कि हम लोग इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करें, ग्रोथ तो हम लोग देर सवेर प्राप्त कर ही लेंगे। ठीक, चलिए अब नोट भी बना दिया गया है आपके लिए कि विकासशील देशों का जो ज्यादा ध्यान होता है वो अपने देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है, वहीं दूसरी ओर विकसित देशों का ज्यादा ध्यान क्या होता है, इकोनॉमिकली ग्रोथ के ऊपर ज्यादा ध्यान देते, पैसा कमाने के ऊपर, और हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, अब कौन से ऐसे फैक्टर है जो किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं? तो सीधी बात है, देखिए कुछ आर्थिक रीजन होते हैं, कुछ पैसे से रिलेटेड रीजन होते हैं और कुछ सोसाइटी से रिलेटेड रीजन होते हैं। जैसे पहला है इकोनॉमिकली जो रीजन, प्राकृतिक संसाधन है, संगठन है, श्रम शक्ति और जनसंख्या है, तकनीकी प्रगति है, वित्तीय स्थिरता है, पूंजी निर्माण है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लिए, इसका एक कॉन्सेप्ट है, आगे डिस्कस करेंगे। कैपिटल फॉर्मेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और विकासात्मक नियोजन है। हम लोग डेवलपमेंट के लिए क्या प्लानिंग कर पा रहे हैं, कितना हमारे पास फंड है, ये सारी बातें आपकी डिपेंड करती हैं कि भाई आपके देश में कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। ठीक है, अब इसके कुछ सोशल रीजन भी हो सकते हैं, जैसे समाज कितना ओपन है, कास्टिज्म है या नहीं है, रिलीजन के ऊपर तो ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो नहीं है, भ्रष्टाचार तो नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें भी डिपेंड करती है कि आपके देश में कितनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। अब मैंने कहा था कि पूंजी निर्माण के ऊपर हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर एक आप लोगों को टर्म दिख रहा होगा, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपके लिए ये अलग से इसी में शामिल कर दिया, ताकि एक साथ हम सारी चीजों को कंसाइज करते हुए चले, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि भाई पूंजी की बात हुई थी, पूंजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था और उसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पूंजी, सबसे पहली बात करते हैं कि पूंजी क्या होती है, पैसा, पूंजी क्या होती है। ठीक है, अब आपकी मान लो सैलरी, मैं बताता हूं, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, 10,000 में से आपका जो घर का खर्च है मान लो 5,000 रुपए है, ठीक, दवा दारू का भी खर्च है, दारू का नहीं, दवाइयों का जो खर्च है वो आपका मान लो 1,000 रुपए पर मंथ का, ये भी आ जाता, तो कुल मिला के आपके महीने के एंड में मान लो 3,000 रुपए बचते हैं। ठीक है,
तो ये जो 3,000 रुपए हैं ये आपकी बचत है, और इस बचत को जब आप किसी और धंधे में लगा देते हो, किसी और रोजगार में लगा देते हो, या कोई छोटी मोटी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो, या कोई आप मान लो कोई छोटी सी कोई जमीन का टुकड़ा ही लेने के लिए आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, तो ये जो तमाम चीजें है ना ये हो जाएंगी आपकी पूंजी निर्माण। ये क्या हो जाएंगी? पूंजी निर्माण। ये देखिए यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा ये बचत की, यहाँ पर ये बचत उसने बैंक में सेविंग की, बैंक में जमा किया, वहां से आपको ब्याज मिला, उसके बाद आप लोग यहाँ इससे क्या ले सकते हैं, बड़े बड़े आदमी जो होते हैं वो आपके पैसे ही तो बैंक में जमा है, बैंक से लोन ले सकते हैं, उसके माध्यम से बड़ी बड़ी चीजें खरीद सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, परिवहन सुविधाओं का विस्तार हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। तो ये जो सारी तमाम चीजें ये सब किससे डिपेंड करती हैं? कैपिटल के ऊपर, कि आपके पास कितनी कैपिटल है जिससे कि आप और ज्यादा पूंजी बना सको और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर सको। ठीक है, अब भारतीय योजना आयोग के अनुसार किसी भी देश का आर्थिक विकास पूंजी की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है। भाई आपके पास सीधी बात है कि आपके पास कितनी इनकम है, इस इनकम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हो। मैं अगर मान लो आप मेरे साथ काम करते हो, अगर मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा मंथ का, तो क्या रीजन है कि आप काम नहीं करोगे? अच्छा, लेकिन मैं आपको काम ही 20,000 रुपए दे रहा हूं और काम आपसे 1,00,000 रुपए का करा रहा हूं, तो आप भी मन मार के काम करोगे। ठीक है, तो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है वो पूंजी की उपलब्धता के ऊपर डिपेंड करता है। आय एवं रोजगार के अवसरों की वृद्धि तथा उत्पादन की कुंजी पूंजी के अधिकाधिक निर्माण में ही निहित है। भाई अगर कैपिटल ज्यादा होगी, कैपिटल ज्यादा होने से क्या होगा? बैंक के पास सेविंग ज्यादा होंगी, सेविंग ज्यादा होंगी तो बैंक लोन ज्यादा देगा, लोन ज्यादा देगा तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है वो क्या करेंगे? फैक्ट्री लगाएंगे, और क्या कर सकते हैं? वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। इसके कारण क्या होगा? इसके कारण क्या होगा? रोजगार जनरेट होगा। ठीक है, तो रोजगार जनरेट होगा। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण नहीं होता है तो वो देश अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकता। अगर पैसा ही नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं? सिंपल बात है। इसलिए इस प्रकार यदि आपके वहां पर कैपिटल फॉर्मेशन की जो दर है वो अगर धीमी है तो वहां पर आर्थिक विकास भी धीमा ही होगा, नॉर्मल है। थर्ड वन, पूंजी निर्माण से अर्थ बचत करने एवं उस बचत को उद्योगों में इन्वेस्ट करने से होता है। ऐसा भी नहीं होता कि मान लो आपने पैसे बचा लिए महीने के 3,000 रुपए और आप अपने पास आप रख के बैठे हुए हैं, तो उससे क्या पूंजी फॉर्मेशन हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, अगर आप वही पैसे को बैंकों में जमा कराते और बैंक उस पैसे को आगे घुमाता है तो उससे आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। तो अब तक आपको यह समझ में आ चुका होगा कि कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पूंजी निर्माण की 3 आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यक दशाएं होती है। सबसे पहली बचत होनी चाहिए। बचत के लिए, बचत करने के बाद आपके पास उस बचत को मूव करने का ऑप्शन होना चाहिए। जैसे आप बैंकों में जमा करा दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, इस तरह की चीजें आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। और तीसरा क्या है? रेगुलेटिंग विनियोग पूंजी होनी चाहिए। मतलब आपको इन्वेस्ट के लिए भी आपके इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। बैंकों के पास भी पड़ी नहीं रहनी चाहिए, बैंकों से निकलकर भी वो पूंजी आपकी मार्केट में आनी चाहिए, लोगों के हाथ में आनी चाहिए, इन्वेस्टर्स के हाथ में आनी चाहिए, ताकि वो लोग क्या करें, अलग अलग व्यवसायों में आपका उसमें पैसा लगा सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? उत्पादन क्षमता में आपका इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन जो आपकी कैपेबिलिटी है वो आपकी बढ़ेगी। ठीक है, अब यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो है क्या? कैपिटल आउटपुट रेशियो को आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। अगर मैं आपको 4 रुपए देता हूं, ठीक है, मैं आपसे 4 रुपए देता हूं और आपसे कहूं कि भाई आप इससे क्या करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मेरे को कैंडी बना के दो, टॉफी बना के दो। ठीक है, तो आप कहोगे सर 4 रुपए में तो मैं आपको ना 3 दे दूंगा बना के। मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप 3 दो, 1 रुपया आप रख लेना, आपकी बचत हो जाएगी, कुछ तो बचना चाहिए आपको भी। लेकिन होता उसका उल्टा, 4 रुपए में आप बना के दे रहे हो एक कैंडी, केवल लागत लगाई मैंने 4, दे रहे हो मेरे को 1, जबकि देनी चाहिए कितनी? 3। तो 2 का लॉस तो मेरे को यहां पे हुआ। अब मेरा पैसे का लॉस कितना हुआ? 1 तो 1 रुपए में बन सकती थी, मेरे को 4 रुपए देने की क्या नीड थी, तो 3 रुपए का मेरा लॉस हुआ यहाँ पर। तो ये चीजें हो रही है कि हम लोग जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं ना उसकी तुलना में हमारा आउटकम कम आ रहा है। यही है आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो।
कैपिटल का मतलब पूंजी, आउटपुट का मतलब आगत, निर्गत, और रेशियो का मतलब अनुपात। आपने कितना पैसा लगाया और उस पैसे की एवज में आपने कितनी चीजें आपके पास आई हैं, तो ये आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यदि 5,000 की पूंजी इन्वेस्ट करने पर उत्पादन 1,000 के बराबर होता तो पूंजी उत्पादन अनुपात 5:1 का हो गया। 5 रुपए लगाए थे और 1 हो गया आपका, जबकि उल्टा होना चाहिए कि आपके पास 1 रुपया लगाओ और 5 प्रोडक्ट बने, लेकिन हो उल्टा रहा, 5 रुपए लगा रहे हो और 1 प्रोडक्ट बन रहा। तो इसका मतलब जो हमारा कोर है या कैपिटल आउटपुट रेशियो वो क्या है, डाउन है। भारत का कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, बढ़ा हुआ है। सॉरी, हमारा जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो आपका बढ़ा हुआ है ना। जबकि ये लिखा हुआ है कि किसी भी देश में अगर पूंजी उत्पाद जो अनुपात है वो कम होगा तो वो देश उतनी ही आर्थिक विकास करेगा। मतलब जितने कम पैसों में हम लोग ज्यादा चीज बना पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा डेवलपमेंट ज्यादा होगा। लेकिन भारत में अभी क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। हम लोग पैसा ज्यादा लगा रहे हैं और हमारे पास प्रोडक्शन कम है। अब उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। पहला रीजन है आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है। दूसरी बात क्या कि सरकार के जो टैक्सेज हैं वो कुछ ना कुछ ज्यादा है। जीएसटी की जो जटिलताएं हैं वो लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं, अभी भी व्यापारियों को नहीं समझ में आ रही हैं। तीसरा भ्रष्टाचार है आपका, कहीं ना कहीं जो ऑफिसर है वो प्रेशराइज करते हैं व्यापारियों को, या आपके जो मजदूरी के जो नियम है वो ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते, जिससे मजदूरों का भी शोषण होता है और प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए था। तो ये तमाम चीजें, सड़क की जो हालात है वो भी किसी से छुपी नहीं है। 10 दिन लगने चाहिए, 25 दिन लग रहे इधर से उधर जाने में, तो आपका जो आउटपुट रेशियो है वो ऑटोमेटिकली आपका डाउन चला जाएगा। जितना आपसे अपेक्षा है उतना आप प्रोडक्शन नहीं दे पाओगे, ठीक है। अब ये तो खैर पूंजी उत्पाद 2 प्रकार के होता है, एक औसत पूंजी उत्पाद होता है और एक इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट। ये पूछा हुआ था यूपीएससी ने, आईकोर। ये बात वही है। आईकोर का क्या मतलब होता है, आईकोर आपका पूंजी उत्पाद अनुपात पूंजी तथा उत्पाद की मात्रा में, मतलब आप कितना तो रुपया लगा रहे हो। मान लो आपने 4 यूनिट लगाई, किसकी, पूंजी की, और आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 1 का। तो इसका मतलब आपका आईकोर बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। सर हमारा आईकोर बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग 4 लगा रहे हैं और हम 1 ही प्रोडक्शन दे पा रहे हैं। तो हमें समय के साथ अब क्या करने की नीड है, हमें इस आईकोर को आपको कम करना पड़ेगा। होना ये चाहिए कि हम लोग 1 यूनिट लगाए और 4 यूनिट का हम लोग प्रोडक्शन करें, तभी तो बेनिफिट में आएंगे हम लोग, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम लोगों ने बात कर दी कि इकोनॉमिक की ग्रोथ क्या होती है, उसके बारे में समझ चुके हैं। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जब हम लोग बार बार कह रहे हैं तो इसको मापने के भी सर कोई ना कोई तो तरीका होगा। भाई बिल्कुल है। जैसे प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है, सेकंड आपका आपके देश की जीडीपी कितनी बढ़ी है। ये जीडीपी वर्ड बार बार आता है, कईयों को लगता है कि बड़ा पता नहीं क्या जीडीपी है, क्या ऐसी चीज हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी चीज है कि 1 साल के अंदर देश में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, चाहे वो सर्विसेज का किया जाए चाहे वो वस्तुओं का किया जाए, उन सभी का एक औसत मूल्य निकाल लिया जाता है, एक वैल्यू निकाल ली जाती है, उसी को नाम दे दिया जाता है जीडीपी, बस। और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। मान लो मैं छोटे लेवल पे एग्जांपल देता हूं। मान लो 4 प्रोडक्ट बनाए, एक प्रोडक्ट की कीमत 10, एक की वैल्यू 20, एक की 30, एक का 40, 40 और 30 70 और 2 नंबर 100 बटे 25 बटे 4, सॉरी। तो यहां पर कितना आ गया आपका, 25 आ गया। तो ये 25 क्या जीडीपी है, बस। 1 साल के अंदर यहां पर रहने वाले व्यक्तियों ने जितना भी प्रोडक्शन किया, चाहे वो सर्विसेज का क्या हो चाहे वस्तुओं का क्या हो, उन सब का जब एवरेज निकाल लिया जाता है उसको हम लोग एक वैल्यू में शो कर देते हैं, उसको जीडीपी बोल देते हैं। इसमें इतना ज्यादा इकोनॉमिस्ट बनने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए, किसी भी देश की घरेलू सीमाओं के अंदर 1 वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं के सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, केवल उसी उत्पादन को ध्यान में रखा जाता जो देश की घरेलू सीमाओं के भीतर हुआ हो, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं रखा जाता कि उसे किसी विदेशी ने किया है निर्मित या भारत के नागरिक ने किया है। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई विदेश का कोई पर्यटक है ना, वो भारत में आया घूमने के लिए, तो उसने यहाँ पर आकर टिकट ली, यहाँ पर आकर वो ई रिक्शा में घुमा, यहाँ पर आकर उसने चाय ब्रेड पकोड़ा जो भी खाया है, तो कहीं ना कहीं उसने हमारी जीडीपी में योगदान दिया है।
तो वो जो इनकम होगी वो किस में होगी, हमारी जीडीपी में काउंट होगी। अब ये मैटर नहीं करता कि वो विदेशी ने की है या इंडियन ने की है, डजेंट मैटर। ठीक, तो जीडीपी की जब भी हम लोग गणना करेंगे तो ओवरऑल जितना भी लास्ट प्रोडक्शन हुआ है उसको हम लोग कह देंगे कि भाई ये हमारी जीडीपी है। तीसरा, इसमें केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ऐसा किस लिए किया जाता है, ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। मान लो एक बाइक बन रही है, बाइक के लिए आपको पता नहीं कितने सारे कलपुर्जों की जरूरत होती है। तो कलपुर्जे जब दिए जाते हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में उनके ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, जैसे मान लो हेडलाइट है, हेडलाइट के ऊपर कोई टैक्स है, ब्रेकिंग सिस्टम उसके ऊपर कोई टैक्स है। तो लास्ट में जब बाइक बन जाती है ना, तो बाइक बनाने वाली कंपनी आईटीआर ले लेती है, इनकम टैक्स रिटर्न ले लेती है। मतलब जितना भी उनके ऊपर खर्चा आया है, इनपुट्स के ऊपर जितना भी खर्चा आया है, तो वो सरकार से डिमांड करती है कि भाई ये मेरा इतना खर्चा आया है तो मेरे को वापस दिया जाए, क्योंकि ये मेरी इनपुट है, ये मेरी लागत है। तो सरकार उसको वापस दे देती है। और सरकार फिर जब जीडीपी की गणना करती है तो वो केवल और केवल उस बाइक की वैल्यू को जोड़ लेती है। इससे क्या होता है कि ना तो कलपुर्जों की जो वैल्यू थी ना तो वो जुड़ी, और ना ही आपकी 2 बार बाइक की वैल्यू जुड़ी। बाइक की वैल्यू में ही आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। सिंपल, एक ही बार वैल्यू जोड़ी जाती है, बार बार नहीं। जैसे दूध है, अब आप पता चले दूध की भी वैल्यू जोड़ रहे हो और पनीर की भी वैल्यू जोड़ रहे हो, तो सर दूध का अंतिम प्रोडक्ट क्या है, पनीर। जो आपका बिक रहा है, कंज्यूमर को जो अंतिम में मिल रहा है, उसी की वैल्यू को काउंट कर लिया जाएगा। तो मिडल में जो प्रोसेस हुई है उसकी वैल्यू को काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, उत्पादन को एक समय के साथ जोड़ा जाता है। जनरली से हम लोग 1 साल का हम लोग लेते हैं। ये देखिए जैसे जीडीपी दिखा रखी है, जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 क्वार्टर वन क्या है, पूरे साल को 4 क्वार्टरों में डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, और जनवरी फरवरी और मार्च ये चौथा क्वार्टर। तो क्वार्टर से क्वार्टर की ग्रोथ रेट देखी जाती है। तो इसमें देखिए ये दिखाया हुआ है कि फाइनेंशियल जो ईयर है 2020-21 के लिए क्वार्टर 1 में जो जीडीपी की जो हमारी ग्रोथ है वो -24.4 में थी, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारी चीजें हुई थी, फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, बहुत सारा जो निर्माण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी वो भी डाउन थी, तो माइनस में थी। उसके बाद जब उठना शुरू हुआ क्वार्टर 2 में देखिए -7.4, उसके बाद प्लस में पहुंच गए 0.5, उसके बाद प्लस में 1.6, और आज के टाइम में 20.1। तो ये क्या है आपका, धीरे धीरे इस चीज को हम लोग समझ पा रहे हैं कि कैसे हम लोग जीडीपी को मापते हैं। ठीक, अब जीडीपी के बाद एक अगला कॉन्सेप्ट आता है एनडीपी। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या आता है, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके अंतर्गत हम लोग जीडीपी में से जो विदेशों से अर्जित आय है उसको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। भाई जो हमारे नागरिक है जो विदेश में रह रहे, जो कनाडा में रह रहे हैं, या जो सऊदी अरब में रह रहे हैं, या जो आपका अमेरिका में रह रहे हैं, तो वहां पर उन लोगों ने जो कमाया है, जो इंडिया में भेजा है, वो भी हमारे जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसके अंदर सम्मिलित होता है। तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर जो हमारे यहाँ रहते हैं, जब हम लोगों ने कहा कि हम लोग विदेशों में, चाहे विदेशी यहाँ पर रहता हो या विदेशी ने कोई यहाँ पर प्रोडक्शन किया हो, तो भी हम उसको जीडीपी में यहीं का शामिल करेंगे। बिल्कुल करेंगे जीडीपी में, लेकिन जब बात एनडीपी की होगी तो हम लोग उसको माइनस करके उसके देश में ही दे देंगे। जो भी पैसा उन लोगों ने यहाँ पर बनाया है उसको हम लोग माइनस करके फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके देश में ही शामिल करा देंगे। सिंपल है। इसके कारण क्या होगा, वहां का जो देश है, वहां के जो लोकल अथॉरिटीज है वो भी आराम से अपने इनकम को नाप पाएंगी, और हमारे इंडिया वाले भी पता कर पाएंगे कि हमारे देश ने कितना डेवलपमेंट किया है। ठीक, अब इस फॉर्मूले से आपको समझ में आ जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू जीडीपी प्लस भारतीय संसाधनों द्वारा विदेशों में कमाई गई आय माइनस विदेशी संसाधनों द्वारा भारत में कमाई गई आय। जब ये निकाल लिया जाता तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, एनडीपी का। थर्ड वन, अब बात करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। ये देखिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ये बस रटने वाली चीजें हैं। अगर आप समझ गए हो तो वेल एंड गुड है। बाकी क्वेश्चन पेपर में से कोई रेयर ही चांस आता है, क्योंकि यूपीएससी क्या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, ये फैक्चुअल चीजें हैं, इससे बहुत रेयर चांस है कि सवाल आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए चीजें क्या होती हैं। तो जैसे हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, जीडीपी में से जब हम लोग मूल्य ह्रास घटा देते। मूल्य ह्रास का मतलब
भाई हम लोग कोई भी जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट किससे बनाते हैं सर? मशीनों से बनाते हैं। तो उन मशीनों की घिसावट भी होती होगी, उनके अंदर कुछ टूट फूट भी होती होगी, आप उनको ठीक भी कराते होगे, तो वो जो ठीक कराने का पैसा वो कहां से लग रहा है? आपकी जेब से ही लग रहा है। तो सरकार क्या करती है कि जब भी सरकार नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की निकालती है वैल्यू, तो वो क्या करती है कि जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा देती है। जो भी लागत आई है मशीनों से रिलेटेड, उस प्रोडक्शन को बनाने से रिलेटेड, उसको माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा ही आगे आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसको बोल देंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट किसको बोल देंगे? तो सिंपल सी बात है सर, नेट नेशनल प्रोडक्ट उसको बोल देंगे जिसमें हम लोग जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। जीएनपी के बारे में लोगों ने पढ़ा था। जीएनपी क्या होता है? जीडीपी प्लस भारतीयों द्वारा विदेशों में कमाई गई आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत में कमाई गई आय, वो आपका क्या हो गया? आपका जीएनपी। सिंपल, उसमें से भी यही घटा देंगे। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट जो आया वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम का मतलब है कि साधन लागत पर, मतलब फैक्टर कॉस्ट पर। देखिए फैक्टर कॉस्ट होती है, एक होता है मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब मान लो एक बाइक बनी है 40,000 की, तो ये जो 40,000 की बनी है ये इसकी फैक्टर कॉस्ट है। अब इसको बेचा जाएगा 60,000 में, तो ये जो इसकी है ये है इसकी मार्केट कॉस्ट। तो 20,000 का ये क्या है? ये प्रॉफिट ही तो है। ऐसे ही तो इकोनॉमिक्स चलती है। अगर आप प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे तो इकोनॉमिक्स किस चीज में चलेगी? तो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जो हम लोगों ने शुद्ध नेट नेशनल जो प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली उसको हम लोग नेशनल इनकम कह देंगे। प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाए और उत्पादन को जोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय आय। ये इसका फॉर्मूला है। आप यहां पे देखिए नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। जो करंट में कीमतें चली हुई है, करंट प्राइस पर शुद्ध राष्ट्रीय आय माइनस में इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस में सब्सिडी। अब गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है तो गवर्नमेंट के ऊपर ही तो उसका बर्डन आता है, तो गवर्नमेंट का ही तो पैसा जा रहा है ना। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? 2 प्रकार के टैक्सेस होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता देता हूं। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली के ऊपर जो टैक्स लगता है, हाउस टैक्स जो लगता है, ये सब क्या है? ये आपके जैसे जीएसटी है, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? जब भी शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालती है, नेशनल इनकम निकालती है कि भाई पूरे देश ने कितनी कमाई की है, तो उसमें से हम लोग नेट नेशनल जो हमारी इनकम हुई है उसमें से माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को, मतलब गवर्नमेंट उनको छोड़ देती है क्योंकि वो गवर्नमेंट ने लोगों से लिए है, प्लस में सब्सिडी को जोड़ती है क्योंकि वो गवर्नमेंट का खर्चा। आप गवर्नमेंट जब भी पैसा देती है, आपको सब्सिडी देती है, तो गवर्नमेंट अपनी जेब से ही देती है या आपके पास से देती है। ठीक है, तो उसको जोड़ के और इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाकर तो एक आपके पास वैल्यू आ जाएगी जिसको नाम दे दिया गया नेशनल इनकम। ठीक है, चलिए अब जो इंपॉर्टेंट है वो है रियल नेशनल इनकम क्या होती है? रियल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये पूरी स्लाइड ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किसी भी देश की जो करेंसी होती है उसकी परचेसिंग वैल्यू में आपका कुछ ना कुछ निरंतर परिवर्तन आता रहता है। मान लो आज जो 1 रुपए की वैल्यू है, हम लोग 1 रुपए में जो आज जितनी चीजें खरीद सकते हैं, मे भी हो सकता है कि 2 महीने के बाद 1 रुपए में हम लोग इतनी चीजें ना खरीद पाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास जो नेशनल इनकम की जो जानकारी है वो अच्छी तरीके से निकल के नहीं आएंगी, क्योंकि कीमतें तो रोज बढ़ रही हैं, घट रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि एक व्यक्ति उन कीमतों के बढ़ने और घटने से कितनी चीजों को खरीद पा रहा है और कितनी चीजों को बेच पा रहा है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, एक फिक्स ईयर मान लेते हैं। मान ले अभी जैसे गवर्नमेंट ने मानवा 2011, उस 2011 में हम लोग क्या करते हैं, वहां पर फिक्स रख लेते हैं कि यहां पर आपकी इतनी हमारी इनकम थी, इतनी इनकम थी 2011 में। उस 2011 के आधार पर 2021 में कितनी इनकम है, इसको लेकर हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। और ये काफी आसान भी होता है जब आपको पता है कि पिछले साल आपकी इतनी थी और इस साल आपकी इतनी है। अब चीजें बढ़ी हैं घटी हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको इतना तो पता है कि मेरे को वैल्यू की कंपैरिजन किससे करनी है, 2020 से करनी है। जब आप 2020 से करोगे तो आपके पास एक स्पष्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कीमतें बदलती रहती हैं। ऐसी स्थिति में इस बात का पता नहीं लग पाता है कि देश के उत्पादन में और इनकम में बदलाव
मात्राओं में बदलाव से कितने चेंज हुए हैं, कि भाई प्रोडक्शन बढ़ने से कीमतें बढ़ी है या प्रोडक्शन के कम होने से कीमतें बढ़ी हैं, कुछ पता नहीं चल पाता है। जनरली क्या होता है कि जब प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो कीमतें डाउन होनी चाहिए, सिंपल, और जब प्रोडक्शन कम है तो कीमतें आपकी हाई होनी चाहिए। लेकिन ये भी वास्तविक स्थिति ये भी है कि कई बार क्या होता है कि प्रोडक्शन भले ही बढ़ रहा हो, प्रोडक्शन भले ही ज्यादा हो, लेकिन कीमतें भी आपकी ज्यादा ही रहती है। जैसा प्याज के मामले में आपने जनरली ये देखा होगा, प्याज के मामले में आप लोगों ने देखा होगा ना, प्रोडक्शन भी हर साल गवर्नमेंट कह रही है कि प्याज का जो प्रोडक्शन वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्याज के जो रेट है प्रोडक्शन बढ़ने के बावजूद भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसकी डिमांड है। ये भी तो मैटर करता है ना, डिमांड है या नहीं है, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का एक जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। यह भारत का 8वां आधार वर्ष है। 8वें का मतलब अब तक 8 आधार वर्ष इंडिया ने बना ली। इससे पहले कौन सा था, 2004-5 था, तो अब ये 2011-12, तो 8 इससे पहले इंडिया की सरकार बना चुकी है। जब इन आधार वर्षों को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल इनकम की एक श्रृंखला तैयार की जाती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय की यह 8वीं श्रृंखला है। 7 श्रेणियां कैटेगरी हो चुकी है, श्रृंखलाएं हो चुकी है, चेन हो चुकी है, ये आपकी 8वीं है, ठीक। अब नेशनल इनकम को मापने के लिए 3 विधियां प्रचलित है। खैर यूपीएससी पूछेगा नहीं, बट नेवर माइंड, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, मेरे लिए है याद, तो क्या ही करना इसका। तो 3 विधियां होती है, उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि और उपभोग बचत या व्यय विधि। उत्पादन गणना विधि का मतलब इसके अंतर्गत किसी देश में एक वर्ष में अंतिम सेवाओं और वस्तुओं के मूल्यों को ज्ञात किया जाता है, मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ है। दूसरी इनकम गणना विधि में इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त आय का योग किया जाता है। भाई जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, उन्होंने मिलकर कितनी इनकम जनरेट की है, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, आपकी आय गणना करके हम लोग नेशनल इनकम को निकाल लेते हैं, ठीक है, वास्तविक इनकम को निकाल लेते हैं। और थर्ड वन है व्यय विधि। व्यय का मतलब खर्च। राष्ट्रीय आय की गणना करते हुए कुल उपभोग एवं कुल बचत का अनुमान लगाया जाता है। इन दोनों का जो कुल योग है वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। यह भी एक फॉर्मूला है। किसी व्यक्ति की 10,000 रुपए है, उसने कुल उपभोग किया 8,000 रुपए और कुल बचत उसने की आपकी 2,000 रुपए, तो ओवरऑल उसकी इनकम कितनी हुई, 10,000 रुपए। इसके माध्यम से ही राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा लिया जाता है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय का क्या कॉन्सेप्ट होता है। जब आपकी कुल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आ जाती है, और ऑन एंड एवरेज पूरे देश की जो एक व्यक्ति की इनकम है उसको हम लोग नाम दे देते हैं पर कैपिटा इनकम। समझ गए। जब कुल राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या को भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, जिसको हम लोग फॉर्मूला क्या है, पर कैपिटा इनकम का, नेट नेशनल इनकम और नेशनल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या, ठीक। इसके 2 तरीके हैं। एक तो है प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाए, और दूसरा है आपका स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाए। प्रचलित का मतलब जो करंट में जो चीजें चली हुई है, करंट में जो किसी चीज का प्राइस चला हुआ है उसको आधार मानकर आप कोई ना कोई आय को पता चला पा रहे हो, ठीक है। और एक है आप स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय का पता चला पा रहे हो। जैसे मान लो करंट में अभी 40 रुपए केजी चीनी है, ठीक है ना, और स्थिर कीमतों पर 2011 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम पर चीनी की कीमत थी मान लो 30 रुपए किलो है, ठीक। अब 40 रुपए किलो है, तो 40 रुपए किलो होने के बाद आज व्यक्ति जितनी भी चीनी खरीद पा रहा है, मान लो वो खर्च कर रहा है 500 रुपए महीने का उस चीनी को खरीदने में, और इस 30 रुपए के हिसाब से पिछले 10 सालों में जो यहां तक आया है, अब वो कितना एवरेज खर्च कर रहा है, मान लो वो कर रहा है 400 रुपए एवरेज खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये करंट वाली कीमतें ये हमें बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। इससे क्या है, वास्तविक जो इनकम है उसका पता नहीं चल पा रहा है। इससे जो है वास्तविक इनकम का पता हमें नहीं चल पा रहा है, क्योंकि कीमतें चीनी की एकदम बढ़ गई है। अब वो नेसेसरी की चीज है, व्यक्ति उसको मना भी नहीं कर सकता, तो भले ही उसकी इनकम कम है या ज्यादा है वो चीनी को परचेज करेगा ही करेगा। लेकिन जब देख हम लोग एक 10 साल का ट्रेंड उठा कर देखते हैं तो हमें पता लग जाएगा आसानी से कि भाई इस व्यक्ति की जो इनकम है वो लगभग इतनी रही है, क्योंकि ये हर महीने इतनी केजी की चीनी खरीदता है या दूसरे प्रोडक्ट खरीदता है, जिससे हम लोग एक एवरेज निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा इस व्यक्ति की जो इनकम है वो इतनी है, ठीक है ना।
इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपका क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि देखिए स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 1949 को एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। यूपीएससी क्या पूछेगी? 1949 में एक नेशनल इनकम कमेटी का गठन किया गया था, बिल्कुल सही कहेगी। लेकिन वो क्या कर देगी फिर खेल कि इसके जो अध्यक्ष थे वो षणमुख चेट्टी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या लाल बहादुर शास्त्री थे, या मनमोहन सिंह थे। ऐसे कुछ जो रिनोन व्यक्ति हैं जो आपकी नजरों के सामने रहते हैं, उनके नाम पूछ लेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि पीसी महालनोबिस जो थे उनके अंडर में ही इस नेशनल इनकम कमेटी का गठन किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो पीरियड होता है वो माना जाता है एक वित्त वर्ष माना जाता है। जैसे 31 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर होगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1868 में। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय BKR राव को दिया जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए उत्पादन गणना प्रणाली तथा आय गणना प्रणाली के सम्मिश्रण का प्रयोग किया। इनका अनुमान सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय आय का आंकलन अपनी पुस्तक नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया में प्रस्तुत किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये चीजें यूपीएससी ढूंढती रहती है, यूपीएससी को भी बड़ी इन चीजों की चुल रहती है कि कहां से ऐसी कुछ चीजें मिल जाए जो बिल्कुल रिलायबल हो, जहां से कुछ ना कुछ हमारी हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, जहां से हमारी इकोनॉमिक्स भी जुड़ी हुई हो। अब इस क्वेश्चन में देखो पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी है। ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ देगी यूपीएससी? पूछ सकती है। आपको प्रिपेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ठीक। तीसरा, वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है? CSO करता है, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSO के वार्षिक वितरण को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहा जाता है, जिसे श्वेत पत्र भी कहा जाता है। हर साल रिप्रेजेंट करता है CSO ये, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेशनल इनकम के जो आंकड़े हैं वो आपके हर महीने लॉन्च किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। मुद्रास्फीति के आंकड़े हैं, कौन लॉन्च करता है? CSO करता है। WPI के आधार पर कौन करता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर जो महंगाई के आंकड़े निकल के आते हैं उनको कौन करता है? इकोनॉमिक जो एडवाइजर होते हैं उसका जो डिपार्टमेंट है वो हर महीने आपका प्रकाशित करता है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जो महंगाई के आंकड़े निकल के आते हैं उनको कौन प्रेजेंट करता है? वो CSO करता है, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर ली, उसको कैसे हम लोग माप सकते हैं? GDP से, GNP से, NNP से, NI से, पर कैपिटा इनकम से, ये सारी चीजें हमने समझी। अब बात करते हैं कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट को कैसे माप सकते हैं। हालांकि आप डेवलपमेंट को कैसे भी नहीं माप सकते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा ना, जिससे पता चले कि भाई किसी देश का इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ तो करना पड़ेगा। इसी क्रम में क्या हुआ था? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, UNDP द्वारा एक प्रयास किया गया। UNDP के को दो जो अर्थशास्त्री है, ये बांग्लादेश के महबूब अल हक और अमर्त्य सेन जो भारत के हैं, इनके द्वारा एक सूचकांक लॉन्च किया गया जिसका नाम है मानव विकास सूचकांक। ये UNDP द्वारा लाया गया, इन्होंने बनाया, UNDP ने इसको लॉन्च किया। क्वेश्चन आया हुआ है, आ भी सकता है और किसी अदर PCS एग्जाम में भी आ सकता है। और ये महबूब अल हक का तो भाई साहब इतनी 1000 बार क्वेश्चन आया है, आप प्रीवियस ईयर के कोई भी PCS का एग्जाम उठा के देख लो, आपको हर साल या 1-2 साल के डिफरेंस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सूचकांक को तैयार करने के लिए कुछ आयाम, कुछ आपके स्टैंडर्ड है और कुछ उनके आपका शो करने वाला कंटेंट है कि भाई ये कैसे इन चीजों को हम लोग देख सकते हैं। जैसे विकास की बात कर रहे हैं हम लोग, तो किसी देश में अगर आर्थिक विकास है या नहीं है, इसका पैमाना क्या है, आयाम क्या? वो है वहां के रहने वाले लोग कितना लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं, मतलब वहां पर रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। वो लोग 60 साल जी रहे हैं, 70 साल जी रहे हैं। अगर किसी देश में उम्र ज्यादा है, लोगों के पास खुशी ज्यादा है, वो लंबा जी रहे, इसका मतलब क्या कि वहां पर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक। सेकंड, वहां पर एजुकेशन का लेवल क्या है, भाई जो वहां के बच्चे हैं वो कितने साल स्कूल में औसतन जा रहे हैं, और जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो कितने साल
जाएंगे, एक होता है कि कितने साल तक स्कूल में गए हैं, वहां के जो पॉपुलेशन है वो कितने साल तक स्कूल में गई है, और एक है प्रत्याशित का मतलब कितने साल स्कूल में जाएंगे, मतलब 5 उम्र के से बच्चे जब बड़ा होगा स्कूल में होगा तो 5 से लेकर वो कितने साल तक स्कूलिंग करेगा। ये भी अगर ये पैटर्न ज्यादा है, बच्चे ज्यादा इनरोल कर रहे हैं, ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वहां पर कुछ चीजें हुई हैं जो अच्छी है डेवलपमेंट के लिए। थर्ड वन क्या है आपका जीवन स्तर, वहां पर वे ऑफ लिविंग या लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, इसको कैसे पता चलेगा, इसका पता चलेगा सर आपका कि वहां पर प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय कितनी है और उनकी परचेजिंग पावर कितनी है ना, परचेजिंग पावर कितनी, भाई आपके पास कितनी क्षमता, आप चीजों को खरीद पा रहे हो या नहीं खरीद पा रहे हो, आपकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कितनी है, आपके पास इतनी पैसा है कि आप एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड आप लोग उसको इंप्लीमेंट कर पाओ। वैसे तो खैर इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, पैसा कितना ही हो आदमी सोचता है कि और हो जाए। अभी मेरे पास 2 कमरे का मकान है तो मैं सोच रहा हूं कि भाई 6 कमरे का मकान हो जाए, 6 हो जाएगा तो 12 का सोचोगे, फिर उसमें स्विमिंग पूल सोचोगे, फिर उसमें थिएटर सोच जाओगे, फिर उसमें बार भी सोच जाओगे। तो सोच की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको अगर डेवलपमेंट देखना तो आपको एक बेसिक पैमाना बनाना पड़ेगा कि मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं स्वस्थ जीवन जी पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं। तीसरा, मैं अपने परिवार की जो बेसिक नीड है मैं उनको फुलफिल कर पा रहा हूं या नहीं कर पा। अगर ये सारी चीजें हो रही हो तो देन आपको क्या कहा जा सकता कि आप ना केवल इकोनॉमिकली ग्रोथ है आपकी, बल्कि आप इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में भी शामिल है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसका मूल्य किसके बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में, मतलब 0 बिल्कुल कमजोर वर्स्ट पोजीशन, ठीक है, और 1 की तरफ अगर बढ़ रहा कोई देश का मतलब वहां पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है या इकोनॉमिकली जो डेवलपमेंट है वो अच्छी खासी हो रही है। अभी भारत की वैल्यू हम लोग देखें तो 131 थी 2020 में, यूएनडीपी ने जो सूचकांक जारी किया था तो भारत की जो वैल्यू थी वो 131 थी, शायद 190 या 160-70 देशों में से जितना भी है। तो अभी हम लोग क्या धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, हम लोग अपने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर काफी फोकस कर रहे हैं, सरकार भी अच्छा काम कर रही है। तो देखते हैं इसका और कितना बेहतर परिणाम हमें मिलेगा। चलिए, अब जब हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की, विकास की बात कर रहे थे, तो एक नाम बार बार हमारे ध्यान में गूंजता है, वो है आपका सतत विकास। ये सतत विकास है क्या, जिसको हम लोग कह देते हैं संपोषणीय विकास। ये संपोषणीय विकास क्या है, तो देखिए सर, इसका जो पहली बार यूज हुआ था इस वर्ड का, वो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीडी के द्वारा इस आयोग को नाम दिया गया था ब्रंटलैंड आयोग। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेरे को याद नहीं है कि किस पीसीएस के पेपर में पूछा, लेकिन पूछा हुआ पेपर क्वेश्चन है ब्रंटलैंड आयोग। और ये तो कई बार पूछता है कि ब्रंटलैंड आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक, तो ये कुछ संपोषणीय विकास। अब संपोषणीय सतत विकास की अगर हम लोग गोल्स की बात करें तो यूएन के द्वारा 17 एसडीजी की घोषणा की गई है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है कि भाई किसी भी देश को अगर सतत विकास हासिल करना है तो आपको ये 17 पैमाने हैं जिसमें आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा कि हम लोग इसको अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। अगर कर पाए हो तो देन यू विल बी, आपको कह सकते हैं कि आपने इकोनॉमिकली डेवलपमेंट को प्राप्त कर लिया। जैसे गरीबी का अंत आपने किया या नहीं किया, भुखमरी आपकी समाप्त हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, आप स्वस्थ जीवन जी पा रहे हो या नहीं जी पा रहे हो, गुणवत्तापूर्ण आपके पास एजुकेशन है ही नहीं, जेंडर इक्वेलिटी है या नहीं है, पानी शुद्ध है या नहीं है, किफायत की बिजली ऊर्जा आपके पास है या नहीं है, सम्मानजनक कार्य जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको एक रिस्पेक्टेबल जॉब आपके पास है या नहीं है, उद्योग नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, असमानताओं में कितनी कमी है, ठीक है ना, विकलांग को, दिव्यांग को और एक आम आदमी को सेम लेवल पर चीजें मिल पा रही या नहीं मिल पा रही, ये समानता है। 11वें नंबर पे है संधारणीय शहर एवं समुदाय। स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है बस, है ना, स्मार्ट सिटी का। फिर है सतत उपभोग एवं उत्पादन। हम लोग जिस चीज का हम लोग उपभोग कर रहे हैं क्या हम लोग उसको उत्पादन भी उतना ही कर पा रहे हैं या हम लोग कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं और प्रोडक्शन कम हो रहा है। क्या इन्वायरमेंटल का हम लोग डिसग्रेडेशन तो ज्यादा नहीं कर रहे, डिग्रेड तो नहीं कर रहे उसको, या हम लोग खपत ज्यादा कर रहे हैं और प्रोडक्शन तो कम नहीं कर पा रहे। तो ये चीजें
थर्ड वन है जलवायु, क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई देश क्या काम कर रहा है। पानी में जो मैरीन जो लाइफ है, समुद्र वगैरह नदी वगैरह, वहां पर क्या आपने कितना अच्छा विकास है। भूमि पर जीवन कितना अच्छा है, भूमि पर जीवन कितना अच्छा है। आपका भागीदारियां कैसी हैं भाई, कोई भी देश किसी भी को भी इनमें से जितने भी लक्ष्य है उसको अकेले शायद हासिल नहीं कर पाएगा, तो उसको दूसरे वर्ल्ड के साथ, दूसरे देशों के साथ उसकी कितनी कंपैटिबिलिटी है, कितना सहयोग है, और वहां पर जो जस्टिस सिस्टम है वो कैसा है। तो ये सारी चीजें, अब आप भारत को इसमें देख लो कि भारत में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग 131वें स्थान पर क्यों हैं। ठीक, अब यहाँ पर सतत विकास की खैर परिभाषा है, कुछ बचा तो है नहीं इसमें, लेकिन आपको समझ लो इस बात को कि सतत विकास वो विकास है, मैं आपको सिंपल समझा दूं, सतत विकास का मतलब वो विकास है जिसमें हम लोग अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। किसको ध्यान में रखते हुए? भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर आज अपनी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे तो इसका मतलब वी आर मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हम लोग लैंड का यूज इस तरीके से कर पा रहे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी कुछ ना कुछ उगा पाए। आप यूरिया डाल रहे हो, आप केमिकल का यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो कि आप लैंड का डिग्रेडेशन कर रहे हो। आप केवल अपनी आवश्यकताओं के ऊपर आप लोग फोकस कर रहे हो। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां में माफ नहीं करेंगी, उनके पास वो संसाधन बचेंगे ही नहीं कि वो लोग सरवाइव कर पाए। ठीक है, हम लोग अगर पानी को वेस्ट कर रहे हैं, हमें पता है कि पानी पीने लायक तो केवल 2% ही है, अगर हम लोग उसको ही वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग आने वाली पीढ़ियों के सवालों का क्या जवाब देंगे। ठीक, आप पोल्यूशन इतना फैला रहे हो तो आने वाले बच्चे हैं वो जन्म से ही अस्थमा के पेशेंट होंगे, तो आप खुद को कैसे माफ करोगे। तो ये जो सवाल है ये सारे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ही क्वेश्चन है, ये आपका सतत विकास ही है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए, यह सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सतत सुधार की रचना है, जिसे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य तथा जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार, प्राकृतिक पर्यावरणीय साधनों की गुणवत्ता में सुधार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अन्य शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें समय के साथ आर्थिक विकास कम नहीं होता। इसे विकास के एक ऐसे पथ के रूप में संशोधित किया जा सकता है जिसमें भविष्य की पीढ़ियों के विकल्पों का वर्तमान पीढ़ियों द्वारा अपनाए गए मार्ग द्वारा समझौता नहीं किया जाता। मतलब हम लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए ये भी ध्यान में रखते हैं कि हमारे आने वाले बच्चों को भी इन्हीं संसाधनों में से ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है। अब भाई पानी की जो क्वांटिटी है वो तो लिमिटेड ही रहेगी, 2% है तो 2% ही रहेगी पीने के पानी की। अब हम उसमें से कितना आउटरेज कर लेंगे, कितना हम लोग निकाल लेंगे और हमारे बच्चों को उसमें से कितना मिलेगा, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, हम लोग जो है ना, हम लोग बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं अभी, जो हमारी पीढ़ी है, आप और हम जो मिलीनियंस है, जो यंग हैं, जो अभी शादी नहीं हुई है, जिनकी अभी शादी हुई, हम लोग जो हैं ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो सारा इन्वायरमेंट है, इसको सुधारने की जिम्मेदारी, समाज को बदलने की जिम्मेदारी सब कुछ हमारे ऊपर है, यंग्स के ऊपर है। क्यों? क्योंकि आप लोग अब अगर अपने माँ बाप की सोच को लेकर आप ये कहेंगे कि इनमें कुछ चेंजेस आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप अपने बच्चों की सोच में परिवर्तन ला सकते हो, ये पॉसिबल है, लेकिन ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपकी खुद की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप दूसरे में वही परिवर्तन तो देखेंगे ना जो पहले आप खुद में ला पाओगे। सिंपल है, आप पहले खुद में चेंज लाओ तो आप उम्मीद करोगे कि आपके बच्चे भी। आप अपने माँ बाप से ये बात की उम्मीद करते रहे कि आप भगवान को मत मानो, या आप ये बात कि आप अंधविश्वासों में मत मानो, या आप इस बात पे जिद कर लो कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई, आप क्यों रुक गए हो। देखिए, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आप उस पीढ़ी को चेंज नहीं कर सकते, ये बात मान लो। आपको अगर चेंज करना तो खुद को चेंज करो और अपने आने वाली पीढ़ी को चेंज करो, तब जाके आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो ये हम लोग बार बार नाम सुनते हैं ना, इसको हासिल कर पाएंगे। और इसकी जिम्मेदारी यूथ के ऊपर ही है, क्योंकि यूथ ही है जो क्रांति भी लाता है और यूथ ही है जो बदलाव भी लाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। कल इस लेक्चर के हमारे कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारी ग्रोथ से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे स्लो डाउन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है। उसके अलावा आपका हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी ने, इन तमाम बातों का हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, चीजें थोड़ी सी स्लो हो सकती है, चीजें हो सकती हैं कि 15 की जगह 16 दिन ले जाए,
या हो सकता है कि 15 दिन में कंप्लीट हो जाए, लेकिन जो भी चीजें होंगी ना वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और बिल्कुल कंप्लीट होगी, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। जब आप एग्जाम में बैठो तो आपके अंदर ये ना हो कि ये मैंने टॉपिक नहीं पढ़ा, थोड़ा लेट पढ़ लो, लेकिन आप अच्छा पढ़ो, और जितना ज्यादा अच्छा कंटेंट पढ़ोगे ना उतना ही ज्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप प्री भी क्लियर करोगे, मेंस भी क्लियर करोगे और फाइनली सिलेक्टेड भी होगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यायाम योग एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, खुश रहिए, अपने आप पर बिलीव रखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।